हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ। हमने स्टार्ट किया है बिजनेस की ये पूरी सीरीज। इसमें हम आपको पूरी बिजनेस स्टडीज पार्ट 1 पार्ट 2 आराम से कंप्लीट कराने वाले हैं। मेरा तरीका बड़ा सिंपल होता है, बाकियों की तरह नहीं है। मैं आपको कोई प्रिंटेड नोट्स नहीं देने वाला हूं। मेरा तरीका बड़ा सिंपल है। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, चुपचाप लिखना चालू करो और 100% रिजल्ट के लिए तैयार रहो, क्योंकि बिजनेस, इकोनॉमिक्स ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 100 में 100 बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहा हूं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पार्ट ए का, पार्ट वॉल्यूम 1 का पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या है भाई, क्या है मैनेजमेंट, क्या पढ़ना है इसमें? पहली चीज मैंने कहा था, जिसने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखे। उसमें मैंने बताया था चैप्टर 1, 2, 3 आर द बेसिक्स, जो आपको जानना है, और ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से अलग चलेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या है, मैनेजमेंट के बारे में जानना है हमें सब कुछ। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके अंदर के पॉइंट्स कवर कर लो। कितने पॉइंट्स कवर करने मैं सबको बता दे रहा हूं। पहला पॉइंट है कंसेप्ट। कंसेप्ट के अंदर 2 पॉइंट आ रहे हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस, नेचर, लेवल्स, कोऑर्डिनेशन। तो कुल मिला के 7 पॉइंट है। एक पॉइंट इसमें मिसिंग है, वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों मिसिंग है ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। परेशानी नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो कितने पॉइंट कवर करने हैं? 7 पॉइंट। मैं हट जा रहा हूं, 7 के 7 पॉइंट रजिस्टर में नोट कर लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, आई सपोज यहां तक तुमने कर लिया होगा। अब पहले पॉइंट पे आते हैं, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं खत्म करना चाहूंगा कि मैनेजमेंट के बारे में जानना चाह रहे हो। मैनेजमेंट होता क्या है? किसी भी जनरल बंदे से पूछोगे जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं है, तो मैनेजमेंट वो क्या कह देता है कि मैनेजमेंट मतलब चीजें मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना चीजें को, या फिर मैंने कहा कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके चलना, यही मैनेज करना होता है। लेकिन जब तुम कॉमर्स के बंदे से पूछोगे तो तुम्हें स्पेसिफिक डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो रैदर देन पूरी कहानी समझाने की कि बड़ी बड़ी कंपनियां कहां से कैसे मैनेजमेंट बड़ी हो गया, कैसे कैसे कंपनियां आज की डेट में इतनी बड़ी होती जा रही है, तो ये सबको पता है कि वो उनका मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, उनके प्लान्स, ये सब उनकी स्ट्रैटेजी, उनका विजन, ये सब उनको आगे लेके जाता है। ठीक है, लेकिन हम 12वीं के छात्र हैं, हमें मतलब है हमारे कंटेंट से, हमें मतलब है हमारे डेटा से, जो हमें याद रखना है, जो एग्जाम में फंसेगा। क्या फंसेगा? चलो भाई, सबसे पहले मैंने कहा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हेडिंग डाल लो। उसके बाद 3 पॉइंट इसमें आते हैं। लेमैन लैंग्वेज में पूछोगे, एक आम आदमी से पूछोगे कि भैया मैनेजमेंट क्या होता है, तो वो यही कहेगा मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। तो पहला पॉइंट क्या आता है? मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। मैनेजमेंट वही है जो मैनेजर करता है। हमने एक कैफे खोला, छोटी बड़ी, ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे, कंपनी अपनी की बात ही नहीं करेंगे। हमने एक छोटा सा कैफे खोला और कैफे में हमने एक मैनेजर रखा है। अब वो मैनेजर जो भी काम कर रहा है, जैसे भी बिजनेस एक्टिविटीज को मेंटेन कर रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, ये सारी चीजें, सारी एक्टिविटीज उस बिजनेस से रिलेटेड किसका पार्ट हो जाएंगी? मैनेजमेंट का पार्ट हो जाएंगी। प्लानिंग से लेके वर्कर्स को सैलरी देने से लेके उसके एग्जीक्यूशन तक सारा काम क्या है? मैनेजमेंट ही तो है। तो मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब यहां पर एक सेकेंड पॉइंट आ गया कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है किसका? POSDC। ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। P फॉर प्लानिंग, O for organizing, S for staffing, D for directing और C for controlling। ये सारे मिलके बनाते हैं मैनेजमेंट फंक्शन। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो मैनेजर लगातार क्या करता है? लगातार प्लान करता है। प्लान करता है कि ऑब्जेक्टिव किस तरीके से अचीव किए जाएंगे। फिर ऑर्गेनाइजिंग करता है, फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज जुगाड़ता है, स्टाफ रखता है, स्टाफिंग हो गया, उस स्टाफ को इंस्ट्रक्ट करना, उस स्टाफ को गाइड करना किसका पार्ट होता है? डायरेक्टिंग का। और अपने ऑब्जेक्टिव से कितना दूर हो और उसको कितनी जल्दी कवर किया जा सकता है, ये सब किस में आता है? कंट्रोलिंग में। सर इस तरीके से एग्जाम में तो नहीं लिख के आएंगे। हाँ, मुझे पता है नहीं लिख के आओगे, इसलिए मैंने कहा पहला कॉन्सेप्ट पढ़ो, सारे पॉइंट लिखते चलो, ये सारी डेफिनेशन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मैं करा दूंगा।
परेशानी नहीं लेनी इस बारे में, ठीक है। अब 2 पॉइंट हो गए। मैंने कहा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में तुमसे कुछ भी पूछा गया तो सीधी भाषा में क्या होता है कि इट्स मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डस, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन एग्जाम में ये लिख के आओगे तो नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। एग्जाम में कब नंबर मिलेंगे? जब प्रॉपर डेफिनेशन लिख के आओगे। तो डेफिनेशन को 3 पार्ट में तोड़ा गया है। ये है हेरोल्ड कूंट्ज की डेफिनेशन है, ये एच कूंट्ज। चाहो तो जब भी किसी की डेफिनेशन याद करनी हो या डेफिनेशन तुम्हें ना याद आ रही हो तो ये जो स्कॉलर्स होते हैं, बिजनेस स्कॉलर्स, इनका आप नाम लेके इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन याद करके लिख सकते हो। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि तुमने डेफिनेशन बुक से लिखी या अपने मन से बना दी, हो सकता है वो सही हो सकता है थोड़ा बहुत गलत हो, उसमें आधा पौना नंबर कटने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन जब तुम किसी स्कॉलर की डेफिनेशन एग्जैक्ट वैसे ही लिखते हो जो कि उसने दी है तो कहीं से भी एक नंबर कटने का चांस नहीं हो जाता है। मित्रों आगे बढ़ो। तो मैनेजमेंट के डेफिनेशन को 3 पॉइंट में तोड़ा गया। पहला देखो, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एंड डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट। ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब मैंने यहां पर एक साथ लिखा है, तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैं मैनेजमेंट को एब्रीविएशन एमजीडी डॉट करके लिखता हूं, इसका मतलब मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन मैंने कहा ऐसे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग and maintaining an environment. Maintaining an environment. Process of designing and maintaining an environment. ठीक है, एक ऐसा environment create करना, एक ऐसा environment बनाना organization में in which individuals working together in a group। अलग अलग लोग ग्रुप्स में काम कर रहे हैं। अब एक बिजनेस चलाते हो तो उसमें एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, कुछ 10 लोग प्रोडक्शन, सपोज करो 70 लोग प्रोडक्शन में हैं, 30 लोग फाइनेंस में हैं। इस तरीके से ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। लेकिन वो काम किसके लिए कर रहे हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप, ठीक है। प्रोडक्शन वाले अलग अलग लोग हैं लेकिन काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसके लिए चल रहा है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चल रहा है। डेफिनेशन समझिएगा, इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप। किस लिए? इफिशिएंटली अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स। 3 पॉइंट में तोड़ दिया, डेफिनेशन तैयार। लो भाई, आप देखो मैंने क्या कहा, देखो क्या कहा। मैनेजमेंट क्या होता है? एक ऐसा इंवायरमेंट क्रिएट करना, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा इंवायरमेंट क्रिएट करना, एक ऐसा मेंटेन करना इंवायरमेंट जहां पर अलग अलग लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ designing and maintaining an environment in which individuals working together in a group। किस लिए? ताकि अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बड़ी आसानी से अचीव कर लें। efficiently accomplish selected aims। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन, मैंने यहां करके लिखी, एक साथ लिख दी, आप तुम चाहें ऐसे लिख दो, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट। पहला पॉइंट देखो ये हो गया। लो भाई पहला पॉइंट हो गया, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट इन विच, दूसरा पॉइंट आता है यहां से, इन विच इंडिविजुअल्स कॉमा वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप्स। तीसरा पॉइंट, इफिशिएंटली अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स। लो भाई 3 पॉइंट की डेफिनेशन, पूरी डेफिनेशन में अगर डेफिनेशन के साथ नाम लिख दोगे कहीं से कोई नंबर नहीं कटने वाला है, चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन है चाहे 4 नंबर का क्वेश्चन है। मुबारक हो, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट तुमको याद हो गया है, याद कर रहे हो, साथ साथ याद करते चल रहे हो, ठीक है। कहानी खत्म। एक बार वीडियो देखी, उसके नोट्स बनाए, घर पे जाके फिर बाद में कभी नोट्स खोल लिए, कहानी खत्म, दोबारा कुछ जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। फिर क्वेश्चंस करेंगे सीधा। तो पहला आप देखो इस तरीके से वापस आए। पहला टॉपिक क्या था? कंसेप्ट। हमने कंसेप्ट में 3 पॉइंट पढ़ लिया, इसको किया टिक, ठीक। अब दूसरा क्या है? कंसेप्ट को 3 तरीके से एक्सप्लेन किया गया, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। लो भाई इसको भी खत्म करते हैं। अब मैनेजमेंट को 3 तरीके से एक्सप्लेन किया गया। मैनेजमेंट एक प्रोसेस की तरह है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस है, मैनेजमेंट एफिशिएंसी है। तीनों के बारे में जान लो क्या होता है।
पहली चीज तो प्रोसेस, प्रोसेस मतलब क्या, कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या हो गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो यहां देखो क्या है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ व्हाट, पीओएसडीसी, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एक मैनेजर लगातार प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, स्टाफ रखता है, डायरेक्ट करता है, तो स्टाफ को कंट्रोल करता है। ये तो सीधी बात हो गई। और इस चीज को क्या लिखा जा सकता है, और दूसरी चीज ये लिखी जा सकती है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। अरे यार मैनेजर करता क्या है, मैनेजर अपने नीचे 10 लोगों से काम ही तो निकलवाता है, इसीलिए तो बेचारा गाली खाता है। हर कोई, कभी देखा है तुम लोगों ने मैनेजर को अच्छा सुनते हुए? नहीं, हर कोई अपने मैनेजर को गाली दे रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों से काम निकलवा रहा होता है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, और बड़ा मुश्किल होता है भैया दूसरों से काम निकलवाना। कभी मैनेजर की टोपी पहन के देखिएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट की दो, अब प्रोसेस में तुमने दो चीजों से रिलेट कर लिया। क्या? या तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का, और या तो हम ये कह सकते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। ठीक है, अंबानी खुद थोड़ी काम करता है, नीचे हर लेवल पे मैनेजर रखता है। क्यों रखता है? ताकि वो अपना काम दूसरों से निकलवा सके, बिजनेस का काम दूसरों से करवा सके। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्टिवनेस आता है। व्हाट इज इफेक्टिवनेस? देखो भाई, इफेक्टिव होना और एफिशिएंट होना दो अलग अलग चीजें हैं। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्टिव होना मतलब क्या होता है कि आप अपना जॉब कंप्लीट करते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट योर जॉब ऑन टाइम। अ मैनेजर इज इफेक्टिव when he or she completes the job on time, no matter whatever the cost is। अगर उसको टारगेट मिला है एक महीने में, तो भले ही डबल शिफ्ट लगाए वर्कर्स की, कि दिन रात दोनों डगताओ काम करो, डबल शिफ्ट में काम करो, लेकिन एक महीने में उतना यूनिट मुझे कंप्लीट करके देना है टारगेट का। तो ये हो गया इफेक्टिव। और यही चीज मैंने कहा इफिशिएंट। तो इफिशिएंट कब होता है? एक मैनेजर इफिशिएंट तब होता है जब वो काम भी कंप्लीट कर दे, टारगेट भी अचीव करे, और तो और कम पैसे में काम हो जाए, कॉस्ट बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, कम लागत में काम कर दे, तो वो इफिशिएंट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप इफिशिएंट हो तो आपके टास्क टाइमली कंप्लीट हो सकते हैं। मैनेजमेंट एक वक्त पे एक ही चीज कर सकता है, एक मैनेजर एक वक्त पे एक ही चीज कर सकता है, मैनेजमेंट भी एक ही वक्त पे एक ही चीज रख सकता है। इसलिए बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, पहले मीनिंग समझो फिर एग्जांपल बताता हूं। इफेक्टिवनेस का मीनिंग क्या कह रहा है? कह रहा है इफेक्टिवनेस रिलेट्स विद completion of task, completion of job on time, no matter what the cost is। क्या होता है इफेक्टिवनेस? कि काम कंप्लीट होना है, टारगेट होने हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लागत कितनी लग रही है या कॉस्ट कितनी है। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी रिलेट्स विद द डूइंग द एफिशिएंसी रिलेटेड विद डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। क्या होता है एफिशिएंसी? कि तुम टास्क सही से कर रहे हो और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मिल रहे हैं। अब एक बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक प्रॉपर बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना, एक बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होगी? क्या वो इफेक्टिव होगी कि इफिशिएंट होगी? तो सही बात है, सही बात है। मुझे लगता है बच्चे कहेंगे सर इफेक्टिव होना ज्यादा जरूरी है, फिर कुछ कहेंगे नहीं इफिशिएंट होना ज्यादा जरूरी है। तो बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन वो होती है, एक बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो दोनों का ही मिक्स मेंटेन करती है, दोनों का ही बैलेंस मेंटेन करती है। जहां पर उसको इफेक्टिव होना है वहां वो इफेक्टिव है, जहां पर एफिशिएंसी मेंटेन कर सकते हैं वहां पर वो एफिशिएंसी मेंटेन करते हैं। अब अगर ये इफेक्टिव और एफिशिएंसी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो तुम्हारे टारगेट कभी टाइम से कंप्लीट नहीं होंगे और ना ही तुम्हारे ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल सुनो। तुम क्या हो? एज एक कस्टमर हो, तुम एक कस्टमर हो जो पेप्सोडेंट टूथपेस्ट यूज करता है। वो गया मेगा मार्ट में, उसने देखा कि मेगा मार्ट में गए, पेप्सोडेंट खरीदना है, चुपचाप गए, पेप्सोडेंट एज अ टूथपेस्ट लेके चले गए। लेकिन वहां गए तो देखा पेप्सोडेंट लगा नहीं था। क्यों नहीं लगा था? क्योंकि वहां पर स्टॉक नहीं था। तो तुम क्या करोगे? अब जब तक पेप्सोडेंट नहीं आ गया तब तक ब्रश नहीं करोगे, है ना? नहीं, वरना दूसरी दुकान से जाना पड़ेगा अगर इतना ही खास हो। लेकिन नहीं, आम आदमी क्या करेगा कि यार चलो ठीक है, पेप्सोडेंट नहीं तो कोलगेट सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, है ना? तो कमी थोड़ी है यार टूथब्रश की, जैसा कि तुम लोग समझ रहे होगे, है ना? तो टूथब्रश में क्या, टूथपेस्ट की, सॉरी टूथब्रश कह रहे हैं। देखो तो क्या हुआ, उस वक्त मैनेजर ने क्या किया,
एफिशिएंसी के चक्कर में टाइमली टास्क कंप्लीट नहीं किया, प्रोडक्शन हुआ नहीं, प्रोडक्शन डिले हुआ, इसकी वजह से शेल्फ खाली रही स्टोर्स में, और ऑटोमेटिकली उसका फायदा किसको मिल गया? दूसरे कंपटीटर्स को मिल गया। ठीक है, क्योंकि दूसरे कंपटीटर्स का स्टॉक वहां पर अवेलेबल था, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक पे इफेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान दे रहे थे? इफिशियंसी पे। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिवनेस पे ध्यान देंगे तो भाई हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। हमने कहा कि भाई देखो, हमें टाइमली टास्क कंप्लीट करना है, 2 शिफ्ट में वर्कर लगा दी तो 2 शिफ्ट में वर्कर फ्री में थोड़ी ना काम करेगा, उसको पैसा तो देना पड़ेगा। तो क्या हो गया भाई? लागत ज्यादा हो गई, कॉस्ट ज्यादा, रेवेन्यू कम, तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कम होगा, लॉस हो जाएगा एक तरीके से। और मैंने कहा या तो फिर मार्जिन कम हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज कब हो गई कि ना तो मैनेजर पूरी तरीके से इफेक्टिव हो सकता है, ना ही पूरी तरीके से एफिशिएंट। उसको सिचुएशन के हिसाब से बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का। आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। वापस आओ, पीछे चलो, वापस चलो, पीछे 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 देखो, पीछे लो भाई, हो गया। प्रोसेस कंप्लीट, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी कंप्लीट। तो मैं बार बार यहां पर आप देखोगे, जब मैं एक टॉपिक पढ़ा देता हूं तो वापस पीछे आके टिक क्यों करता हूं? तुम लोग भी ऐसा ही करोगे, याद रखो, ये हैबिट बनानी है तुम लोगों को। मेरे साथ पढ़ रहे हो, जब भी कोई सब्जेक्ट उठाओ, जब भी मेरे साथ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, आगे चल के हम सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है, तो ये जब भी हम करेंगे तो सबसे पहली चीज ये टॉपिक्स लिखेंगे। उसके बाद जैसे एक टॉपिक के नोट कवर हो जाएंगे तो हम उस पर टिक लगाएंगे। व्हाट डज इट डू, व्हाट डज इट डज, कि करता क्या है ये, इससे फायदा क्या होता है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस। ठीक है, हमारी साइकोलॉजी पे एक इंपैक्ट होता है। ठीक है, क्या इंपैक्ट होता है हमारी साइकोलॉजी पे? कि यार इतना काम कंप्लीट हो गया है, इतने हमने नोट्स बना लिए, बचे इतने। धीरे धीरे करके करते करते तुम्हें तो लगने लगेगा ये चैप्टर छोटा हो जाता है। ना यकीन हो तो करके देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक कौन सा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। लो भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट खत्म करते हैं। टोटल कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है? 8। टोटल कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है? 8। ठीक, अब ये मैंने 8 पॉइंट इसलिए लिखे हैं क्योंकि तुम्हें याद होने चाहिए। सीयूईटी में एक एक चीज आती है, कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाएगा, तो तुम्हें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि किसकी कितने नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसके कितने एट्रीब्यूट्स हैं, किसके कितने लिमिटेशंस हैं, सारी चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। और ये एक पहचान होती है किसकी? उसकी जो बच्चा 90 से 100 वाला होता है। 80 तक तो पता होता है कि यार कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ये जो 80 से 100 वाला या 90 से 100 वाला जो बच्चा होता है, इसको ये तक पता होता है कि कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 8 है, 9 है, किसमें किस पॉइंट में कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितने फीचर्स हैं। डिफरेंस होता है, धीरे धीरे करके आ जाएगा, तुम लोगों को भी आ जाएगा, जुड़े रहोगे तो जल्दी आएगा। ठीक है, सबसे पहला आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, मैं आपको मल्टी डायमेंशनल को एकदम आखिरी में बताऊंगा, सारे पहले बता देता हूं। ठीक है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब क्या हो गया? मैनेजमेंट क्यों रखा जाता है? मैनेजमेंट इसीलिए रखा जाता है ताकि हमारे सेट ऑफ गोल्स अचीव किए जा सके। ये गोल्स बेसिक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा सेल्स बढ़ानी है, मैंने कहा मार्केट में सेल्स बढ़ानी है, तो ये एक गोल हो गया। मैंने कहा मार्केट कैपिटल बढ़ा करना है, ये भी एक गोल हो चुका है। मैंने कहा मार्केट शेयर बढ़ा करना है, मार्केट शेयर हमारा अगर 5% है उसको 10% लेके जाना है। तो कुल मिला के सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती है, गोल हो गया। इसी के हिसाब से मैनेजर रखे जाते हैं, इसी के हिसाब से प्लानिंग होती है, इसी के हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और बाकी सारे फंक्शन होते हैं। बिना गोल के किसी मैनेजर को रखोगे, अरे मेरे पास कोई गोल ही नहीं तो फर्जी किसी को क्यों पैसा देना, नहीं ना। तो मैनेजमेंट क्या होता है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट रखा ही इसीलिए जाता है कुछ गोल्स अचीव किए जा सके। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अब मेरी बात सुनो, जहां कहीं पर भी ऑल परवेसिव दिखाई दे जाए, ठीक है, पूरी किताब में कहीं पर भी ऑल परवेसिव किसी भी चैप्टर में कहीं पर भी दिखा दे जाए, तो सिर्फ 2 पॉइंट तुम्हें ऐड करने हैं। वो 2 पॉइंट कौन से हैं? याद रखिएगा। पहला है मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर एट ऑल लेवल्स। अब देखिएगा, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। कोई भी चीज ऑल परवेसिव है, ऑल परवेसिव, तो इसका मतलब क्या होगा? ऐसे समझो, ठीक, ऑल परवेसिव को ऐसे समझना। ठीक है, मैंने कहा एक स्कूल है, एक शॉपिंग मॉल है ना, और मैंने कहा चलो एक रख लो, एक स्कूल, एक शॉपिंग मॉल और एक कोई कंपनी उठा लो।
3 चीजें हो गई। हॉस्पिटल रख लो, 4। अपने स्कूल में देख लेना, तुम्हें भी पता होता कि पहले असेंबली होती है, फिर पहला पीरियड लगता है, फिर दूसरा पीरियड लगता है, फिर उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, कब पीटीएम होनी, कब टेस्ट होने, ये सारी चीजें तुमको पहले ही से प्रोवाइड करके दे दी जाती हैं। ठीक है, किस वक्त कौन सा टीचर आएगा, कौन सा टीचर जाएगा, पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि भैया बिना मैनेजमेंट के कोई संस्था चल ही नहीं सकती है। अगर एक हॉस्पिटल चलाना है, एक शॉपिंग मॉल चलाना है, क्या वो बिना मैनेजमेंट के चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो स्कूल की अगर बात करूं तो वो क्या है? कोई एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं है। वो क्या है? वो है एक नॉट प्रॉफिट एनपीओ है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है। ठीक है, वो सोसाइटी के भला करने के लिए बना, उनसे पैसे लेने के लिए थोड़ी बना है। ठीक, आगे बढ़ो भाई, कोई नहीं हंसेगा इस बात पे। ठीक है, नेक्स्ट, शॉपिंग मॉल वो कॉमर्शियल प्लेस है, वहां पर वो बना ही इसलिए ताकि पैसे जनरेट किए जा सके, इकोनॉमिक एंटिटी हो गई। हॉस्पिटल वेलफेयर के लिए बने, पैसे कमाने के लिए थोड़ी बने। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एंटिटी हैं और इसमें भी मैनेजमेंट की जरूरत है। तो सबसे पहला, कोई इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई नॉन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी बड़ी, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल मीडियम लार्ज में आ जाते हैं। कुछ भी कर लो, कोई छोटी सी एक शॉप भी है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, वहां पर मैनेजमेंट होना जरूरी है और हर लेवल पे रिक्वायर्ड, एवरीवेयर, एट ऑल लेवल्स। मैनेजमेंट टॉप से लेके टॉप, मिडिल, लोअर, मतलब अंबानी से लेके फैक्ट्री तक सब जगह मैनेजमेंट जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? इससे ज्यादा देसी तरीका नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाइयों बहनों, पीछे चलो, आगे बढ़ने से पहले पीछे आओ फटाफट। अब मल्टी डायमेंशनल मैं आराम से बताऊंगा, ये 4 और 5 गलत लिख दिया, इसको रब करो फटाफट। ठीक, आगे बढ़ो। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी हमने यहां पढ़ा था क्या? मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ पीओएसडीसी। अच्छा, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ पीओएसडीसी का मैं मतलब बता ही देता हूं कि क्या है। मैनेजमेंट एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं क्या? मैनेजमेंट साइकिल। क्या कहते हैं? मैनेजमेंट साइकिल। अब ये साइकिल ऐसे चलती है, सबसे पहले मैनेजर प्लानिंग करता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करता है, फिर स्टाफिंग करता है, फिर डायरेक्टिंग करता है और फिर कंट्रोलिंग करता है। ये लगातार ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, फिर एक गोल अचीव हो जाता है, मैनेजर फिर से साइकिल चलने लगता है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक मैनेजर है। मतलब जब तक मेरी ऑर्गेनाइजेशन है तब तक मैनेजर है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मैनेजर का नाम रहेगा, और जब तक मैनेजर है तब तक फंक्शंस हैं, और ये पहिया यूं ही चलता रहता है। ठीक है, फंक्शंस किसके? इन्हीं मैनेजमेंट साइकिल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। भाइयों बहनों वापस चलो आगे। हाँ भाई, नेक्स्ट, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अच्छा, ग्रुप एक्टिविटी का मतलब मैं बता दूं क्या है ग्रुप एक्टिविटी। डेफिनेशन उठा के देखोगे तो डेफिनेशन में सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था? मैनेजमेंट। पहला पॉइंट तो यही कह रहा था ना कि मैनेजमेंट इज डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था? इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप। इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप। अलग अलग लोग ग्रुप्स में काम कर रहे होते हैं। एक कंपनी का सीईओ होता है, उसने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए होते हैं, और डिपार्टमेंट में ढेर सारे लोग होते हैं जो एक कंपनी के ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे होते हैं। कुछ प्रोडक्शन में है, कुछ फाइनेंस में है, कुछ मार्केटिंग में है। इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ये सब लोग इसमें, अब प्रोडक्शन में 20 लोग हैं, फाइनेंस में 10 है, मार्केटिंग में 30 है। इस तरीके से जो 20, 10, 30 ये जो लोग हैं, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये अपने अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन और इनका डिपार्टमेंट किस लिए काम कर रहा है? एक फर्म के, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के हिसाब से काम कर रहा है। तो हम ये कह
कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जहां ग्रुप ऑफ मैनेजर्स होते हैं। भाई मैनेजर यहां पर भी है, प्रोडक्शन में भी है, फाइनेंस में भी है, मार्केटिंग में है। ये ग्रुप ऑफ मैनेजर्स किस लिए काम कर रहे हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स अचीव हो सके। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इट इज अ डायनामिक फंक्शन। अब जिस तरीके से मैंने बताया कि परवेसिव दिखाई दे जाए पूरी और पूरी किताब में कहीं पर भी, तो ये दो बातें ऐड कर देनी है। इस तरीके से पूरी किताब में किसी भी चैप्टर में अगर ये टर्म दिखाई दे जाए, डायनेमिक क्या होता है, व्हाट इज डायनेमिक एनवायरनमेंट, तो क्या होगा भाई? देखो, जहां पर भी डायनेमिक दिखाई दे जाए तो कुछ नहीं करना है, दो बातें लिख देनी है मेरे भाई। वो दो बातें क्या है? इट कीप्स चेंजेस, दो नहीं एक ही बात है, बस एक ही बात। व्हाट इज डायनेमिक? चेंजेस विद द चेंज इन एनवायरमेंट। क्या होता है? चेंजेस विद द चेंज इन एनवायरमेंट। जैसे जैसे बिजनेस का एनवायरमेंट बदलता है, मैनेजमेंट भी बदलता रहता है। यार पहले क्या होता था? अब मैं एक बात करूंगा, जैसे टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल उठा लो टेक्नोलॉजी। क्या टेक्नोलॉजी मेरे बिजनेस को इफेक्ट करती है? हां बिल्कुल करती है। टेक्नोलॉजी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है, बिजनेस का इस पे कोई जोर नहीं है। यार मैं कल को चाहूं कि टेक्नोलॉजी यहीं रुक जाए तो ऐसा होगा? नहीं होगा। टेक्नोलॉजी हर दिन अपग्रेड हो रही है, तो ये मेरे बिजनेस को इफेक्ट तो करेगी। अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी लगाऊंगा तो फायदा होगा, अगर यही करंट रीसेंट टेक्नोलॉजी यूज करता रहूंगा तो शायद उतना फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की बात करें। अब मैंने कहा एनवायरमेंट वो अच्छा है जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे। ठीक है, पहले क्या होता था? पहले इंडियन पोस्ट था, लोग चिट्ठी से भेज के काम करवाया करते थे, लेटर आता था। फिर धीरे धीरे फोन आ गया, टेलीफोन आ गया, फिर टेलीफोन में भी वो बाबूराव वाला फोन, ट्रिंग ट्रिंग ऐसे करके करने वाला हो गया। फिर उसके बाद सेल फोन्स आ गए, फिर फैक्स आ गया, मेल, ये सारी चीजें चलने लग गई। अगर मैं आज भी बाबूराव के हिसाब से काम कर रहा होता और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वो गोल गोल नंबर डायल करने, हेलो बाबूराव स्पीकिंग करने वाला होता, तो भाई क्या काम चल रहा होता? नहीं चल रहा होता। चल रहा होता, कोई ऑर्गेनाइजेशन मुझे आगे निकल गई होती, निकल ही गई होती। कोई रुकने थोड़ी ना वाला है मेरे लिए, कॉम्पिटिटर तो आगे निकल गए होते। अब अगर मेरा मैनेजमेंट अच्छा है तो वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेगा। ठीक है, वो अडेप्ट करके अपने अंदर चेंजेस लाएगा। लेकिन अच्छा नहीं है, रिजिड नेचर का है, तो वो ज्यादा दिन तुम्हारी दुकान नहीं चलने वाली है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? टेक्नोलॉजी क्या हो गया? मैंने कहा मैनेजमेंट डायनेमिक नेचर का होता है। टेक्नोलॉजी एक बिजनेस इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को। ये जस्ट एन एग्जांपल है तुम्हारे लिए। ठीक है, क्या है? इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन इन्वायरमेंट। जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आएंगे वैसे वैसे मेरा मैनेजमेंट भी चेंजेस को अडेप्ट करता चलेगा, पिछड़ा नहीं है मेरा मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इंटेंजिबल फोर्स। भाई इंटेंजिबल फोर्स बिल्कुल मतलब आशिकी हो गई है, तो होती नहीं है, दिखाई नहीं देती है, बट महसूस होती है। ठीक है, इंटेंजिबल फोर्स क्या है? मैनेजमेंट बिल्कुल वही है जो तुम समझ रहे हो, होता नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन इसका इंपैक्ट पता चलता है। कैसे पता चलता है मेरे भाइयों? मैंने कहा कि भाई साहब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में टाइमली टारगेट कंप्लीट हो रहे हैं, मैंने जो टारगेट सेट किया वो मैं अचीव करता जा रहा हूं, मेरे मैनेजर सारा काम टाइम से कर रहे हैं, मेरी ग्रोथ हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब क्या है? मेरा मैनेजमेंट अच्छा है। लेकिन कोई मैनेजमेंट कोई एक फिजिकल गुड थोड़ी है जिसका एक फिजिकली अपीयरेंस होगा, जिसको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। मैनेजमेंट क्या है? एक इनटैंजिबल फोर्स है। ठीक है, एक ऐसी फोर्स जिससे ये पता चलता है कि तुम्हारे टारगेट कंप्लीट हो रहे हैं, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, अब इसको फंडे को ऐसे समझो, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है और बनेगा तय है, तो इसको जरा ध्यान से समझ लो, बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं। कह रहा है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल, इसको फिर से सही से लिख दे रहा है। ठीक, मल्टी डायमेंशनल। अब मैनेजमेंट यार कोई एक, मैंने कहा ना, कोई फिजिकल अपीयरेंस है,
ठीक है। कोई सिंपली भाषा में मैंने कहा कि कोई इसका ऐसा तो है नहीं कि हम इसको फील कर सकते, हम इसको टच कर सकते हैं, फील तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। तो मैनेजमेंट, अभी आपने कहा इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस भी है, फिर इसमें ग्रुप्स भी आ जा रहे हैं, ठीक है, फिर ये गोल ओरिएंटेड भी है। कई सारी चीजों की होने की वजह से क्या है, मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जिसके ना कि सिर्फ एक डायमेंशन, दो, बल्कि तीन तीन डायमेंशन है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मतलब क्या है, मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स। क्यों कॉम्प्लेक्स है भाई, इसके एक तो ये समय के साथ चेंज होता रहता है, जैसे जैसे एनवायरमेंट बदलता है वैसे वैसे मैनेजमेंट भी बदलता है, ऊपर से ये प्रोसेस भी है, ग्रुप्स भी आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। इसको तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। पहला होता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, है ना। तो मैं आपको ऐसे कहता हूं कि जब आप हजारों, भगवान करे आप हजारों करोड़ों की कंपनी बनाए, जब आप हजारों करोड़ों रुपए की कंपनी बनाते हो तो आपको सारी चीजें देखनी होती है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है और उस ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से अचीव किया जा रहा है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, क्या काम करना है और किस तरीके से उसे अचीव करना है, ये सारी चीजें। तो यहां पर दो चीजों से रिलेटेड होता है, तीन चीजें एक्चुअली। सबसे पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग और तीसरा कंट्रोलिंग। ये तीन फंक्शंस हैं जो मैनेजमेंट ऑफ वर्क से रिलेटेड है। प्लानिंग मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ठीक। ऑर्गेनाइजिंग मतलब फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेस का जुगाड़ करना, फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेस प्लस क्रिएटिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। कंट्रोलिंग मतलब मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड, जो प्लानिंग के साथ सेट किया होगा। ये सारी चीजें किस में आती हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आती है। क्वेश्चन आ जाएगा, विच डायमेंशन ऑफ प्लानिंग, विच डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ वर्क, और उसमें आपको दे दिया जाएगा प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और ऑल ऑफ द अबव। तो अब आपको बताना होगा कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क से रिलेटेड कौन सा है, भाई प्लानिंग था तो प्लानिंग पे टिक करना है। ये इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अब मैनेजमेंट दो, अब सिर्फ काम का ही मैनेजमेंट नहीं करना है। मैंने कहा मेरी इतनी बड़ी कंपनी हो गई है, लाखों लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो किसको कब सैलरी देनी है, कौन आ रहा है, किसको प्रमोशन मिलना है, किसका ट्रांसफर करना है, ये सारी की सारी चीजें किसका पार्ट होगी, ये और सबको क्या बोलते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ये सारी की सारी क्या हो गई, मैनेजमेंट करना है लोगों का। सबसे बड़ा असेट क्या होता है किसी के लिए, सबसे बड़ा असेट होता है ह्यूमन असेट। मैंने कहा ह्यूमन रिसोर्स हमारी, ठीक है। अब आप समझिए, मैंने कहा मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए है, लेकिन मेरे लिए काम करने को एक बंदा राजी नहीं है, तो मेरी कंपनी, मेरे पास जो पैसे हैं वो किसी काम के रह जाएंगे। जब मेरे लिए लोग ही नहीं राजी हैं काम करने को, तो क्या फायदा इतने पैसे होने का। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये भी एक अलग टास्क है। इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी बना दिया जाता है, जिसे हम लोग एचआर कहते हैं, जो रंगोली बनाता है। अब ये दो तरीके से रिलेट करता है। यहां पर दो चीजें होती हैं, क्या, एक होती है स्टाफिंग और दूसरी डायरेक्टिंग। ये फंक्शन किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल से। अब बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। देखिए मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में जब भी टर्म आ गया ऑपरेशंस, तो यहां पर किससे रिलेटेड बात होती है, फैक्ट्री से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बात होती है, फैक्ट्री से रिलेटेड। याद रखना, जब भी ऑपरेशंस की बात आएगी तो वो फैक्ट्री से ही रिलेटेड बातें कहेगा। अब फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन, फिर सेल्स, फिर परचेजेस, रॉ मटेरियल का रिलेटेड जितना परचेजेस होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। ये सारे के सारे किसका पार्ट हो गए हमारे, ये सारे के सारे पार्ट हो गए हमारा मैनेजमेंट ऑफ
ऑपरेशंस का। ठीक है, अब यहां पर यहां तक इतना कवर कर लिया है, इतना कवर कर लिया है। ये मल्टी डायमेंशनल, इससे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड बनेंगे और कहानी याद रखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, क्यों? क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। यहां तीन चीजों को देखना पड़ रहा है, इसके तीन डायमेंशन डिवाइड किए गए कि क्या काम होना है, किस तरीके से काम होना है, क्या टारगेट अचीव होने हैं, कितने अचीव हो चुके हैं, ये सारी चीजें, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लाखों लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करना, विच डील्स विद टू फंक्शन, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। स्टाफिंग रिलेटेड टू स्टाफ, डायरेक्टिंग रिलेटेड टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग द स्टाफ। ठीक है, अब एक डायरेक्टर अपने एक्टर को क्या करता है कि बेटा इस तरीके से नहीं, इस तरीके से एक्सप्रेशन दो, एक्टिंग इस तरीके से नहीं करनी, इधर नहीं इधर देखना है, चेहरे पे खुशी होनी चाहिए, दुख होना चाहिए, अलग अलग चीजों से डायरेक्ट करता है एक एक्टर को। इस तरीके से मैनेजर भी अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, फैक्ट्री, बात खत्म। जब ये तीनों लोग सही से काम करेंगे तभी ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। अगर मैंने कहा ना, मैंने काम का मैनेजमेंट ढंग से नहीं रखा और लोगों का और ऑपरेशन का मैनेजमेंट सही से कर रहा हूं, फैक्ट्री में देख रहा हूं, लेकिन प्लानिंग सही से नहीं हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग सही से नहीं हो रही है, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली इनइफेक्टिव हो जाएंगे। ये हो गया मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट फटाफट आगे बढ़ो। ठीक, अब क्या कह रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए सारे, अब आता है ऑब्जेक्टिव्स। याद रखना, मैं इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट सारी कवर करा दूंगा, नेचर और कोऑर्डिनेशन ये सब मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कवर कराने की। ठीक है, ये पार्ट ए, पार्ट बी चलेगा इतना पूरा। नाउ ऑब्जेक्टिव्स पे आ रहे हैं, बहुत आसान है लेकिन याद करने में दिक्कत होती है बच्चों को। ठीक है, कोई बात नहीं, अब नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के तीन तरीके से क्लासिफाई किए गए किताब में। क्या? पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल और तीसरा पर्सनल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी की तरफ। अरे यार, एक जगह बिजनेस कर रहे हो तो सोसाइटी से सिर्फ ले ही नहीं सकते, उसको कुछ देना भी पड़ता है। तीसरा पर्सनल, पर्सनल मतलब वो लोग जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज अलग अलग लेवल पे, उनकी तरफ भी मैनेजमेंट का कुछ ऑब्जेक्टिव बनता है। अब एग्जाम में आज आ जाता है लेकिन की टर्म्स पूछ ले जाते हैं अंदर के। सबसे आसान होते हैं सोशल और पर्सनल, दिक्कत आती है ऑर्गेनाइजेशनल में। सर्वाइवल, देखो पहला तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ क्या ऑब्जेक्टिव है, इसी सीरीज में याद रखना, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। ठीक है, सर्वाइवल मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी चीज हो गई सरवाइव करना, यानी मार्केट में कॉम्पिटिटर से अपने सरवाइव करना, कंपटीशन से सरवाइव करना। क्यों सरवाइव करना? टू कवर इट्स कॉस्ट। सरवाइव करना मतलब क्या होता है? टू कवर कॉस्ट। जितना लगाया है मार्केट में, सरवाइव कब करोगे? मैंने कहा 10 लाख लगाया है, 10 लाख रुपए निकाल ले रहे हैं, ये हो गया हमारा सर्वाइवल की बात। 10 लाख के ऊपर जितना आएगा वो क्या होगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होता है? इट इज अ रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। तो प्रॉफिट क्या हो गया? रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। रिस्क कवर करने के लिए क्या होता है? प्रॉफिट कमाते हैं। अब जब प्रॉफिट कमा रहे हो तो क्या करोगे? ग्रो करोगे। ग्रोथ माने एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन किसी भी तरीके से किसी बिजनेस की होती है। कोई एक टारगेट अचीव करता है तो एक्सपेंशन होता है, किसी ने नई फैक्ट्री डाल दी तो एक्सपेंशन है, सेल्स बढ़ा ली तो एक्सपेंशन है। ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये टर्म याद रखने, कहीं नहीं भूलने। सर्वाइवल मतलब कंपटीशन के अगेंस्ट सर्वाइव करना, यानी अपनी कॉस्ट कवर करना। प्रॉफिट मतलब रिस्क का रिवॉर्ड हो गया प्रॉफिट। ठीक है, रिस्क अपना निकालना, रिस्क जितना किया था तुमने उसके बदले अपना प्रॉफिट तुमने निकाल लिया। नेक्स्ट एक्सपैंड करना, ग्रोथ। ठीक है, अगर प्रॉफिट अर्न करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम ग्रो करोगे। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ मैनेजमेंट टुवर्ड्स सोसाइटी। सोसाइटी की तरफ क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं? अब मैं यार अंबानी जी की बात करूं तो अंबानी जी के बारे में तुमने सुना होगा कि उनके टेलीकम्युनिकेशन, रिटेल और दुनिया भर की कंपनियों में, बिजनेस में, दुनिया भर के तरीके के बिजनेसेस में पैसा लगा है। लेकिन फिर वो आदमी क्यों, क्या बोलते हैं,
अक्षय पात्रा में दान दे रहा है, डिफेंस के लिए अलग से दान दे देता है, कभी सड़कें बनवा दी, कभी हॉस्पिटल बनवा दिए, तो उसका काम नहीं है, लेकिन क्यों कर रहा है? सोसाइटी के अगेंस्ट में काम कर रहा है। सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं, सोसाइटी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, सोसाइटी के लिए क्यों काम कर रहा है? क्योंकि एक सोसाइटी का ही हिस्सा है वो, उसके पास जितनी रिसोर्सेज हैं, उसके कस्टमर, सप्लायर, स्टेक होल्डर सब उसी सोसाइटी से आते हैं। अगर सोसाइटी को वापस नहीं करेगा तो सारे के सारे नाराज हो जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स दिस सोसाइटी क्या हो सकते हैं? सबसे पहला, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे देना। ठीक है, दूसरा हमने सोसाइटी के लिए क्या किया? इको फ्रेंडली मेथड यूज कर लिए प्रोडक्शन के। मतलब क्या है कि इको फ्रेंडली मेथड्स की एक तरफ हम लोगों की नीड्स तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ नदी में गंदा पानी बहा दे रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों को रोजगार दे रहे हो, बड़ा लोगों का बड़ा भला कर रहे हो। रीजनेबल दाम पे देना, ओवर एक्सपेंसिव ना देना, मिलावटें ना करना, ये सारी चीजें किसका पार्ट हो गया? एक ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के टुवर्ड्स इट्स सोसाइटी। अब उनका क्या जो मेरे लिए काम कर रहे हैं? देखो भाई, सबसे पहली चीज टाइम पे सैलरीज देना, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट मेंटेन करना, जहां पर लोगों के एफर्ट्स को, उनके इनिशिएटिव को इनकरेज किया जाए। ठीक है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अब ये भी तो होता है ना, आदमी देखता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं, आने वाले 4 साल में हम कहां जाएंगे, हमारी क्या ग्रोथ है। अक्सर तुमने सुना होगा, लोग कहते हैं कि हमने अमेजॉन ज्वाइन करी थी, 4 साल काम किया, फिर यूएस से निकल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखी होंगी। अब वो अपने हिसाब से थोड़ी निकल गए, कंपनी ने भेजा ना, तो ये भी जरूरी है। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, हर लेवल पे डेवलपमेंट, मतलब क्या हो गया? हर लेवल पे ट्रेनिंग, इंडक्शन, ये सारी चीजें प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग, ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स डिफरेंट एस्पेक्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी एंड पर्सनल। ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी में बाकी सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।